हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं आज बात करूंगा एसएससी जे 2022 एग्ज़ाम जो 14 को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 14 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में देखा गया है कि जो एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी। मैंने पहले भी आपको समझाया है जे लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसका स्टैंडर्ड जेई के हिसाब से ही सेट होना चाहिए और होता भी है। हमको लगता है कि कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन लिख कर कि भाई ये क्वेश्चन बहुत टफ, ऐसा नहीं है। लो लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, इन तीनों लेवल को मिक्स करके बनता है एग्जाम। हर एक क्लास में समझाता भी हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सारे मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से पूछा, तो उसके आधार पर मैंने एक सेशन बनाया है आपके लिए, जो कि आपको फायदा करेगा। तो सबसे पहले जैसे मैं स्टार्ट करूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट किया जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से किस बेस पर क्वेश्चन थे तो उसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं सारा एनालिसिस सारा निचोड़ करके लाया हूँ, जो मैं मेमोरी बेस्ड बातें पूछा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ ग्रुप में जो जुड़े हैं, तो काफ़ी लोगों ने जवाब मतलब कि क्वेश्चन भेजे हैं कि सर ये चीज़ें आई हुई थी, तो उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैं बातें करता हूँ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले आपको शियर स्ट्रेस वेरिएशन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? शियर स्ट्रेस वेरिएशन पूछा गया था। तो ध्यान से देखिएगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन कैसे था। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर किस तरह से क्वेश्चन था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और डियर स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इतनी बार आपको रटा दिया था, इस पर आधारित क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन जो आया था, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। क्वेश्चन जो था सोम से, जो क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से था, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन कुछ, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ रफली, ऐसे था कुछ क्वेश्चन। इसको हम एल सेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा था भाई। और इसके पीछे का मैंने लॉजिक आपको बहुत ही ज़्यादा बार सिखा रखा है एग्जाम में। तो ये था कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट, बहुत ही बार, ऐसा नहीं है कि एक बार, कई बार, कई दफ़ा बता रखा है क्लास में। अगर आप रोज़ क्लास फॉलो कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये तुम्हारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसका, और इसके पीछे लॉजिक भी था यार, इसके पीछे लॉजिक भी था कुछ ऐसे। क्या ये बताया था? कुछ ऐसे, और उसके बाद कैसे आता था ये? कुछ ऐसे जाएगा और उसके बाद कुछ ऐसे जाएगा। यस और नॉट? इसके पीछे का रीजन क्या था डियर स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था क्या रीजन था। ऐसा ऐसा होने का क्या रीजन था, ये बताओ। ऐसे होने का क्या रीजन था? ऐसे होने का रीजन था कि हमने पढ़ा था कि सर टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी। मैंने कई दफा आपको बताया कि जहां पर विड्थ आपको दिखे ज्यादा, वहां पर शियर स्ट्रेस करना कम। मतलब कि जहां पर आपको विड्थ दिखे ज्यादा, जहां पर विड्थ क्या दिखे कम, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां पर शियर स्ट्रेस ज्यादा करना। हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहेंगे फ्लेंज। इस फ्लेंज पोर्शन में देखा जाए तो इसकी विड्थ ज्यादा है, मतलब कि काफी चौड़ाई है, तो वहां पर शियर स्ट्रेस आपको कम होते हुए दिख रहा था। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेब है, तो वेब पोर्शन में आपको दिख रहा है कि थिकनेस कम है, तो वहां पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा ज्यादा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था। चलिए इसी से आधारित कुछ बातें मैं करता हूँ, इस क्वेश्चन से आधारित कुछ बातें करता हूँ। जैसे कि नंबर 1 आपको याद रखना है कि अगर आपसे इस तरह से कोई पूछा जाए कि भाई ये रेक्टेंगल है, ध्यान से देखते रहेगा, इसी से जुड़े हुए सारी बातें करूंगा। तो रेक्टेंगल से आपका सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक बनेगा। कैसे बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। ये क्या है? ये मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेक्टेंगल सेक्शन, तो आप कहेंगे पैराबोलिक। पहली बात हम कहेंगे कि सर अगर ये d/2 है, अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा ये d है, तो हम कहेंगे कि कितनी डेप्थ पर होगा ये, तो टॉप से होगा d/2 और बॉटम से भी होगा d/2, बॉटम से भी होगा d/2। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ से जुड़ी हुई जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सर कि ये जो टाउ मैक्स आता है ये कितना होता है। तो हम इस टाउ मैक्स को जो लिखते हैं, ये लिखते हैं सर 3/2 टाइम्स ऑफ दी
टाउ एवरेज। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, अभी बताऊंगा इस पे क्वेश्चन कैसे आया है उस पर भी आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे अभी। तो 3/2 टाइम्स ऑफ दी टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज अगर आपसे कहा जाए तो टाउ एवरेज निकालने का मतलब है कि सर शियर फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया हो जाएगा इस रेक्टेंगल का B इंटू डी। तो ये कुछ बातें हैं डियर स्टूडेंट जो आपको याद रखनी थी। B आपकी इसकी चौड़ाई है, ठीक है, B इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है आपका कि अगर आपका सर्कुलर सेक्शन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा सर्कुलर सेक्शन कुछ ऐसा, ये सर्कुलर सेक्शन है तो इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो यही होगा, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहा हूँ, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्कुलर सेक्शन दैट विल बी पैराबोलिक अगेन, ये भी क्या होगा डियर, पैराबोलिक। तो ये नेचर पूछे जाते हैं, नेचर भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको। तो पैराबोलिक नेचर होगा, और अब मान लेते हैं कि इसका टोटल डायमीटर d है, ये पूरा डायमीटर d है, तो हम कहेंगे अगेन कि ये भी तुम्हारा d/2 पर पड़ेगा, नीचे से जाएं या ऊपर से जाएं d/2। और अगेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर ये टाउ मैक्स जो होगा ये कितना होगा, तो टाउ मैक्स जो होगा इस केस में ये होगा सर टाउ मैक्स दैट इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज अगेन सर्कल का डाया, शियर फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया आप जानते हैं कि सर्कल का होता है π/4 ऑफ d², तो वहां से निकाल देना। टाउ मैक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टाउ मैक्स था आपका 3/2 ऑफ t टाउ एवरेज, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये दो कंडीशन आपको याद हो गई, क्या बता आपके एग्जाम में ये आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी कंडीशन इसी की, और तीसरी कंडीशन का मतलब जो था वो था आपका ट्रायंगुलर सेक्शन। ध्यान रखिएगा ट्रायंगुलर सेक्शन का आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे करूंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। ट्रायंगुलर सेक्शन की जो बातें हैं वो है ये कुछ। सबसे पहले आपको बात ये रखनी है ध्यान कि सर एक्चुअली में मुझे ये बताओ कि ये इसका टाउ मैक्स कहाँ पड़ने वाला है। टाउ मैक्स जो है आपका न्यूट्रल एक्स, टाउ मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स होगा आपका कुछ ऐसा। इसमें कंफ्यूजिंग रहता है काफ़ी, अब कंफ्यूजिंग क्या है उस चीज़ को समझो भी। सबसे पहले हम लिखते हैं टाउ मैक्स, वेरिएशन कैसा होगा सर, तो वेरिएशन होगा इसका पैराबोलिक। वेरिएशन कैसा होगा सर, पैराबोलिक। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही करता है, इस बार आपके एग्जाम में यही आना है। तो टाउ मैक्स अगर आपसे पूछा जाए तो टाउ मैक्स क्या होगा सर, तो टाउ मैक्स की कहानी होगी 3/2 टाइम्स ऑफ दी टाउ एवरेज। इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि सर अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि टाउ मैक्स कहाँ पर क्रिएट होगा, तो हम कहेंगे एट h/2। h में पूरी डेप्थ कह देता हूँ, h जो है डियर स्टूडेंट ये पूरी डेप्थ मैं कह रहा हूँ, पूरे का पूरा डेप्थ। तो हम कहें h/2 फ्रॉम द बॉटम एंड फ्रॉम द टॉप एज वेल एज बॉटम एज वेल एज टॉप, दोनों साइड्स अगर आप देखें तो आपका ये हो जाएगा h/2, ठीक है। तो h/2 पर होगा, तो टाउ मैक्स एट दी h/2। ओके चलिए, अब सवाल ये है कि सर h/2 को जरा थोड़ा दिखा दें आप, कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, h/2 ऐसा और h/2 ऐसा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम, तो चलो ठीक है, यहीं पर पूछा जाए कि न्यूट्रल एक्सिस पर बताओ, तो न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस तुम्हारा यहाँ कहीं होगा। और आप सब लोग तो जानते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं क्या होती है, मुझे कोई बताना चाहेगा तो ये कहेंगे आप इस साइड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में ये होगा इतनी डिस्टेंस 2h/3, ये वाली डिस्टेंस होगी 2h/3, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी आपकी h/3, ये होगी 2h/3 और ये होगी आपकी h/3। ओके h/3, तो हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस जो है ये अलग होता है, तो टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस कभी पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। दो जगह से कंफ्यूज किया जाता है, हो सकता है कि आपको न्यूट्रल एक्सिस पर पूछा जाए, हो सकता है कि आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा जाए, या हो सकता है इन दोनों का रेशियो पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा टाउ मैक्स आपका 3/2 ऑफ टाउ एवरेज हो गया, टाउ न्यूट्रल एक्सिस पर हो गया 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है।
टाउ एवरेज, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रख लें। ओके, अब आते हैं कि सर पैराबोलिक के वेरिएशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपसे टाउ एवरेज की बात की जाए कि टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, तो टाउ एवरेज शियर फोर्स अपॉन एरिया ना, तो शियर फोर्स तो दिया रहेगा, एरिया क्या हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट ये पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। टाउ मैक्सिमम अलग है, टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस अलग है। टाउ मैक्सिमम h/2 पर आएगा, टॉप से जाओ बॉटम से जाओ, और टाउ न्यूट्रल एक्सिस टॉप से जाओगे 2h/3, अगर ऐसे रखा है ट्रायंगल, बॉटम से जाओगे तो h/3। समझ गए बात को। इसी पर डियर स्टूडेंट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी कंफ्यूज किया जा सकता है, और किया भी गया है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी कंफ्यूज किया जा सकता है और किया भी गया है। जब हम अपेक्स के अबाउट देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है bh³/4। अपेक्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अपेक्स, इस टॉप में, शीर्ष में। जब हम कहते हैं कि सर बेस के अबाउट बताओ, तो बेस के अबाउट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू bh³/12। बी क्या है सर, बी है इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस हो गया, और एच क्या है सर, तो एच कहेंगे हम इसका हाइट। तीसरा एक और चीज है यहाँ पर कि सर अगर आपसे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछा जाए कि न्यूट्रल एक्सिस के पर पूछो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये सबको याद रहता है जहाँ तक मुझे लगता है, ये तो सभी को याद रखना भी पड़ता है, कई जगह पर यूज होता है, बट ये दो नहीं रहते हैं याद, लेकिन आपके एग्जाम में यही पूछा गया है। लो बताओ, bh³/36 आपके एग्जाम में ये दोनों ही पूछे गए हैं, ये और ये पूछा गया है, तो बेटा ये दोनों को याद करो। और आपके हो सकता है कि इस बार इन दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, हो सकता है कि इन दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, हो सकता है कि इन दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, कुछ भी आ सकता है, इसलिए इस टेबल को याद रखो, इस कंडीशन को याद रखो। तो अभी आपने देखा, इसके लिए देख लिया, ट्रायंगल के लिए आपने इसके लिए भी देख लिया कहानी का क्या है सार। अब आते हैं थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर आपसे टी सेक्शन भी पूछा जाए, टी सेक्शन भी पूछा जाए, ऐसा होगा ना टी, ये कुछ ऐसा होगा टी, ठीक है, ये टी सेक्शन है, तो फिर से वही लॉजिक, फिर से वही आपकी पुरानी गणित लगेगी। यहाँ पर भी पुरानी गणित कौन सी सर, वही वाली VA/y/IB वाली, जहाँ पर विड्थ ज़्यादा वहाँ पर शियर स्ट्रेस कम। तो हम कहेंगे कि सर पुरानी गणित लगाते हैं हम, फिर तो लगा दो। यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई ज़्यादा है फ्लेंज की, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस कम, फिर बढ़ते हुए दिखा दो, और कुछ ऐसे चला दो इसको, ठीक है ना, ऐसे चला दो कुछ, तो ये बनेगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस कंडीशन का। ओके, याद रखोगे बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखेंगे अभी एल सेक्शन का आपने बना दिया, एल सेक्शन का मैंने बना के दिखा दिया आपको। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है डियर स्टूडेंट आपका, कभी कभार एच सेक्शन का पूछा जाए ना, एच सेक्शन ऐसा होता है भाई, देखो मैं जरा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ऐसे अगर आप एच सेक्शन कभी पूछे, एच सेक्शन का ऐसे, फिर ऐसा होगा, और फिर यहाँ पर ऐसा होगा डियर, थोड़ा सा बना देता हूँ मैं रफली, ये है ठीक। तो इसका क्या करना, आप इसका ऐसे आ जाना, ऐसे आ जाना, फिर इधर आना, फिर ऐसे, मतलब कि इस तरह से, फिर ऐसे, और फिर इस तरह से आ जाना इसमें, फिर वही लॉजिक है। यहाँ पर शियर स्ट्रेस कम करते हुए दिखाना, चौड़ाई बढ़ रही ना, शियर स्ट्रेस कम करते हुए दिखाना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं बताना चाह रहा था आपको, टी सेक्शन है बालकों, और टी सेक्शन तो आप जानते ही हैं यार, टी सेक्शन तो आप जानते ही हैं, कुछ ऐसा होगा, मतलब कि एक फ्लेंज ऊपर हो गया, ये तुम्हारा वेब हो गया इधर, एक फ्लेंज इधर हो गया, ये है ना, दो फ्लेंज हो गए। टी सेक्शन ये बिल्ट अप सेक्शन, इस केस में भी आपको याद होगा कैसे बनता था, याद है सर, ऐसे है ना, ऐसे चलते थे। अब यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे ऐसे, उसके बाद ये कंटिन्यूसली थोड़ा सा चलता है ऐसे, और फिर उसके बाद ये ऐसे कुछ, तो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जाता है। यहाँ पर भी कहेंगे आप कि मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, तो आप कहेंगे कि सर न्यूट्रल एक्सिस पर ही आएगा, ये है, ये टाउ मैक्स आता है यहाँ पर। तो ये कुछ यादें रखो यार, है ना। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन बोला गया था कि आपसे टाउ मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई, नहीं टाउ एवरेज पूछा था, और वो भी ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 सोम से क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछा गया था टाउ एवरेज फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। और आप जानते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल था ये क्वेश्चन था ये, और आप जानते हैं कि क्या करते हैं, नहीं टाउ मैक्स पूछा था,
टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स निकालने के लिए क्वेश्चन आया था और हम जानते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए 3/2 ऑफ टाउ एवरेज करते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था भाई। तो टाउ ये न्यूमेरिकल था ये, ठीक है ना, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है। तो 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज तो आपको निकालना आता ही है सर, ये होता है शियर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। यही लिखाया था मैंने पीछे भी, हाँ यही लिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, टेंशन न लें। नेक्स्ट आपका जो है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो था एसएफडी बीएमडी का आया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ ऐसा आया था, आपसे कोई सिंपल सपोर्ट बीम मांगा गया है। सिंपल सपोर्ट बीम मतलब कुछ ऐसा बीम बोला गया है, ठीक है ना, कुछ ऐसा बीम बोला गया है इस तरह का। ये इसमें क्या बोल रहा हो कि लोड लगा है, ऐसा दो लोडिंग लगी हुई है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, दो लोडिंग कुछ लगी हुई हैं ऐसे कुछ, ठीक है। चलो लग गई, मान लिया हमने। सपोर्ट भी है, इधर सपोर्ट भी है, एक सपोर्ट इधर है और दूसरा सपोर्ट इधर है वो आपका। तो आप सब लोग जानते हैं यार, आप सब लोग जानते हैं, कई दफ़ा मैंने आपको बता रखा है। इसमें आपसे मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि प्योर बेंडिंग कहाँ पर है या शियर स्पैन कहाँ पर, ऐसा नहीं बोला गया। यहाँ पर आपको बोला गया कि किस पार्ट में, इस बीम के किस पार्ट में या किस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। जैसे कि मैं कहूँ इसको ए, इसको मैं कहूँ बी, इसको कहूँ मैं सी और इसको मैं कहूँ डी। इसके लिए सबसे पहले इसका लोडिंग डायग्राम पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि कभी भी बीम में ना, बीम में कभी भी सिमेट्री हो, इस पॉइंट का अबाउट आप देख रहे हैं सिमेट्री है। अब इधर के इधर जाओ तो सेम कहानी, उधर जाओ तो सेम कहानी। इस केस में आपका जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है अगर ऐसी सिचुएशन है तो। और न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप जानते ही हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। एक्शन ऊपर से कितना हुआ W और W, 2W का, तो रिएक्शन भी W का ही होना चाहिए। दो सपोर्ट है डियर स्टूडेंट, तो यहां से भी W से उठेगा ये और यहां से भी W का ही रिएक्शन है। बस यही लॉजिक है, यही लॉजिक है डियर स्टूडेंट। अब देखो मैं इसमें क्या बना रहा हूं, इसमें बना रहा हूं मैं एक्चुअली में, देखना जरा ध्यान से, मैं क्या बना रहा हूँ, शियर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ, शियर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट, शियर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसके बाद बीएमडी पर आऊंगा, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम सबसे पहले W से आप उठो, ऊपर उठ गए, W से ऊपर उठेंगे, कांस्टेंट चलेंगे आप B तक, B पर जैसे ही आप उसके बाद एक जंप है डाउन, मतलब ड्रॉप है डाउन, तो ये हो गया पॉजिटिव क्योंकि बेस लाइन आपने बनाई थी। उसके बाद B से लेकर C तक कोई शियर फोर्स नहीं है, ये C है ये B है, कोई शियर फोर्स नहीं है। जैसे C पर आते हैं तो एक जंप ड्रॉप डाउन कराएगा आपका W का ड्रॉप डाउन कराएगा, ये W के आपके गए थे, ठीक है ना, ये W का हुआ था। उसके बाद C से लेकर D तक कोई लोडिंग नहीं है, कोई भी लोडिंग नहीं है, तो आप कांस्टेंट चलोगे। उसके बाद W पर एक जंप है ऊपर W का ही, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का W, तो ये बन गया आपका SFD। इसको बोलते हैं आप शियर फोर्स डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, शियर फोर्स डायग्राम। उसके बाद हम कहेंगे कि सर BMD बताओ जरा, तो BMD बताते हैं आपको, देखो ध्यान से, ठीक है, BMD बताते हैं। अब इधर देखना जरा ध्यान से, चलो देखो, स्टूडेंट BMD कैसे बनाओगे, सोच पाओगे जरा, देख तो रहा ना। हाँ, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यार क्या हो गया, ओके चलो एक काम करता हूँ मैं, ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। देखना BMD कैसे बनाऊंगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये WL का, यहाँ पर भी W, जो भी डिस्टेंस होगी, ये कोई भी A डिस्टेंस है माना तो W/A का मूवमेंट, इसके बाद एक कांस्टेंट जाएगा ऐसा, तो ये बनेगा इसका BMD, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बनेगा आपका इसका BMD, ध्यान रखिएगा इसका BMD जो बनने वाला है तो आपका ऐसे ही बनेगा, यहाँ तक ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये पॉजिटिव का रहेगा पहली बात। तो यही पोर्शन पूछा गया था कि BC पोर्शन, एक्चुअली में इस पोर्शन में जो है ना हम कहते हैं प्योर बेंडिंग, हम कहते हैं कि जो BC पोर्शन है
प्योर बेंडिंग भी पूछा जाएगा, प्योर बेंडिंग किस में है। प्योर बेंडिंग की जो डेफिनेशन होती है मैं आपको बता दूं, प्योर बेंडिंग का मतलब होता है कि ऐसा पोर्शन बीम का, या पूरे बीम में भी हो सकता है, कि जहां पर शियर फोर्स कंप्लीटली जीरो हो और बेंडिंग मोमेंट क्या हो, कांस्टेंट हो, नॉट जीरो, कांस्टेंट। तो आप यही सिचुएशन देख रहे हैं इस बीम में, बीसी वाले में। देखो बी और सी में देखा जाए तो शियर फोर्स जीरो है कंप्लीटली, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं इसको प्योर बेंडिंग केस, आप सब लोग जानते हैं, समझ गए। तो यही पूछा गया था, ठीक है ना, ये पूछा गया था डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया था सिम्पसन रूल पे, सिम्पसन का रूल जो है क्यों यूज करते हैं हम, आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं कुछ बातें आपकी आरसीसी की है, आरसीसी के हैं। आरसीसी में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि बताइएगा डेवलपमेंट लेंथ का लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ पर क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट लेंथ पर था न्यूमेरिकल एलडी। अब यहां पर क्या है ना, मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, डेवलपमेंट लेंथ पर गलती करी है, कई बालकों ने गलती करी है, उस गलती को सुधारो, अब ध्यान से सुनो, उस गलती को सुधारो। गलती क्या था, गलती क्या था कि कोई भी प्लेन बार है, ये तुम्हारी बार है, ये डेवलपमेंट लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द बार एम्बेडेड इन कंक्रीट, कितनी बार की लेंथ कंक्रीट में धंसी हुई है, धंसी हुई है। तो हमने कहा था कि ये जो हो जाएगा, कितनी धंसी हुई है, मतलब ये कुछ है आपकी बार की लेंथ, ये है जी बार की लेंथ, ये ओके। ये तुम्हारे पास क्या है, स्टील पर टेंसाइल फोर्स लगा है, और ये तुम्हारा बॉन्डिंग स्ट्रेस है, ये क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा, ये कंक्रीट है जी, इसको बोलते हैं टाउ बीडी। तो हमारा ये जो कंडीशन होता है ना, ये होता है प्लेन बार, प्लेन बार को बोलते हैं माइल्ड स्टील, प्लेन बार को बोला जाता है माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आपका Fe250, जिसका परमिसिबल स्ट्रेस होता है 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। प्लेन बार इन टेंशन के लिए होता है, हमारा जो फॉर्मूला प्रूफ होता है, तो प्लेन बार इन टेंशन के लिए फॉर्मूला प्रूफ होता है सर, डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 5 सिग्मा ST अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टाउ BD। ये है फॉर्मूला, जेन्युइन फॉर्मूला, किसके लिए, जब आपकी बार टेंशन में हो, टेंशन में है, टेंसाइल फोर्स में है, और आपका प्लेन बार है। इसी को ये WSM का है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से दिया हुआ है। तो आप सिग्मा ST होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सॉरी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। प्यारे विद्यार्थियों, Fe250 के लिए सिग्मा ST कितना होता है, कोई जानता है, तो ये होता है सर 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर, याद रखेगा। हम कहते हैं कि सर Fe415 के लिए, तो Fe415 के लिए 230 हो जाता है। मैं कहता हूं कि सर Fe500 के लिए बताओ, तो Fe500 के लिए हो जाता है ये 275 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद रखनी है, लेकिन LSM में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं LSM की कहूं तो LSM में जो है ग्रेड ही दिया रहता है, तो हम क्या कहते हैं इसको 0.87 Fy इंटू 5, मतलब स्ट्रेस की जगह मैंने 0.87 Fy रखना होता है, अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ टाउ BD करना है और खत्म हो जाएगा। तो ये आपका LSM के बेस पर था, ये आपका LSM। और मैं सबसे मजेदार बात, आपको घबराने की ये कतई नहीं थी कि आप सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, जो वैल्यू दी गई थी, सारा का सारा डेटा जो दिया गया था, इतना आसान दिया गया था कि आप कट फट करके निकाल सकते थे, मतलब आपका फॉर्मूले पर कंफ्यूज नहीं होना था। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया था, जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, आपसे गिवन जो था डियर स्टूडेंट, गिवन बस आपकी टाउ BD की वैल्यू थी प्लेन बार के लिए, प्लेन बार के लिए थे टाउ BD की वैल्यू। और दूसरी बात, आपका ग्रेड जो दिया था Fe415 दिया था, Fe415 दिया था। अब क्या होता है कि 415 के लिए और कंप्रेशन के लिए आप जानते हैं, तो HYSD तो है ये, HYSD के लिए आप जानते हैं कि 60% इंक्रीज करना था, कितना करना था, 60% इंक्रीज, 60% इंक्रीज करना था। मतलब कि जो टाउ BD की वैल्यू है वो 1.6 से मल्टीप्लाई होनी थी। जैसे मैं इस एग्जांपल से कहूं तो LD इज इक्वल टू आपको 5 सिग्मा ST अपॉन 1.6 इंटू 4 इंटू टाउ BD होना था, इसने तब सही आना था, इसने, समझ रहे हो। मतलब कि आपका जो परमिसिबल बॉन्डिंग स्ट्रेस है, अगर आप HYSD लगाते हैं, HYSD का मतलब होता है ऐसे, ये रिप्स लगने से कुछ मजबूती हो जाएगी, कुछ बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। प्लेन बार तो आपका स्मूथ होता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका जो है क्वेश्चन जो आ जाए वो आपका 10 उसके लिए आ जाए, क्या पता आपका कंप्रेशन में होगा।
इफ बार इन कंप्रेशन, अगर आपका बार कंप्रेशन में होता है, इफ बार इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन के भी आप जानते ही हैं, इफ बार इन कंप्रेशन तो आप बोलेंगे 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज, 1.25 का मल्टीप्लाई कर देना इंक्रीज, ये बात भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ रखा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आरसीसी का। इसमें अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रखा है, मतलब कि एमयू लिमिट इसको बोलते हैं, अल्टीमेट मूवमेंट या लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको हम एमयू लिमिटिंग कहते हैं, एमयू लिमिटिंग हम कहते हैं। कहाँ से निकलता है एमयू लिमिटिंग, कहाँ से निकलता है भाई, वहीं से निकलता है, देखो मैं कहाँ से निकालता हूँ इसको देखिएगा, उसके बाद मैं कंक्लूजन पाऊंगा। एमयू लिमिटिंग आपका वहीं से निकलता है कि जब हम बैलेंस सेक्शन के लिए या लिमिटिंग सेक्शन के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे कंप्रेशन के साइड से, 0.36 एफसी के बी विड्थ एक्सयू लिमिट आप लिखते थे, है ना, डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट लिखते थे। अब सवाल यह है कि एक्सयू लिमिट कितना होता था। एक्सयू लिमिट के लिए फॉर्मूला आता था, जब आप स्ट्रेन डायग्राम पे काम करते थे या स्ट्रेन डायग्राम पर सिमिलर ट्रायंगल लगाते थे, तो ये आ जाता था 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी, और इतनी टर्म्स को हम डी के कहते थे, इतनी टर्म्स को, ये वाली टर्म्स जो है ना, इसको हम के कहते थे। इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग आता था, शायद आपको याद भी होगा। तो अलग अलग ग्रेड के लिए कैसा आता है, जैसे मैं कहूँ सबसे पहले कि सर FE 250 है, इसके लिए कितना आएगा, जैसे मैं कहूँ कि सर FE 415 है 415, जैसे मैं कहूँ FE 500 है सर, इसके लिए कितना आएगा, तो ध्यान से देखते रहेगा। FE 250 के लिए जो आता था एमयू लिमिट, याद करना आपको, दिस इज इक्वल टू 0.153 क्या, हाँ 0.153 ऐसा 153, ओके, 0.153 FC के BD स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा ये, ठीक है ना। क्वेश्चन भले तुम्हारा 415 वाले के लिए आया था, ठीक है, ये वाला जो आ जाता है एमयू लिमिट, इसके लिए ये आता है सर 0.138 FC के BD स्क्वायर, इसका ये आता है, ये आता है ना, हाँ ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एक और आता था आपका 500 के लिए, तो एमयू लिमिट जो आएगा सर, ये आएगा 0.133 FC के BD स्क्वायर आ जाएगा, तो एमयू लिमिट इसका आ रहा है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई बात आपकी, इसमें क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला जो है इस पे क्वेश्चन आ रखा है। चलो ये तो हो गई बात आपकी इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करने वाला। लोग यहाँ पर आरसीसी की इतनी बातें थी, थोड़ा बहुत आपको जो है वाटर सीमेंट रेशियो पूछा गया है, वाटर सीमेंट रेशियो की टेबल याद करके जाना जरूर, वाटर सीमेंट रेशियो पूछा गया जरूर, वाटर सीमेंट रेशियो याद करके जाना, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो पूछा गया है, इसको याद करके जाना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कई बार लिखा रखा है। उसके मिनिमम ग्रेड और उसके मॉडरेट के लिए उस पर क्वेश्चन तो आना ही आना है, वो आप भी जानते हैं, पूछा भी गया है ना।
अब मैं कुछ बातें आपकी करने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स के। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन किया भी है इसने, कन्फ्यूजन किया भी है, उस पर आऊँगा मैं, ठीक है। अब देखो जरा फ्लूइड मैकेनिक्स से किस आधार पर क्वेश्चन थे। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में कंफ्यूज किया गया है, एक क्वेश्चन पर ध्यान से सुनते रहेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में डियर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका, आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं हेड लॉस ड्यू टू, मतलब कि लॉस या मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हम पढ़ते हैं इसमें एक टर्म्स मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने गलत किया है। गलत इसलिए किया क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला हम भूल गए। गलत इसलिए नहीं कि नहीं आता था, एक छोटा सा फॉर्मूला भूल गए, नहीं तो टफ नहीं था। जो न्यूमेरिकल आया था जितना भी आपका इस वाले शिफ्ट में, वो सब बहुत इजी था। इजी इन द सेंस अगर आपको फॉर्मूला होता तो तुरंत आप कैलकुलेशन कर देते। इस बार के न्यूमेरिकल ऐसा है। तो हमने लिखा मेजर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। आप जानते हैं कि जब किसी भी पाइप में फ्लो होता है, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, पाइप फ्लो है, प्रेशर फ्लो है, तो इसके जो बाउंड्रीज होंगी, पाइप की जो बाउंड्रीज होंगी, तो पाइप बाउंड्रीज होंगी उस पर आपका एक शियर रेजिस्टेंस लगेगा, ऐसे पाइप बाउंड्रीज पर, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये सबसे मेजर फ्रिक्शन में कहा जाता है, मतलब मेजर लॉस होता है। इसके कारण जो जितनी एनर्जी से पानी जा रहा था उसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो उसको हम हेड लॉस ड्यू टू द या फ्रिक्शन, मेजर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन कहते हैं, या हम इसको एनर्जी लॉस भी कहते हैं, ठीक है। और इसी इक्वेशन को डियर स्टूडेंट आप डार्सी वेस्बिक फार्मूला भी पढ़ते हैं, सॉरी डार्सी वेस्बिक फार्मूला सुना भी होगा आपने, डार्सी वेस्बिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो वेस्बिक फार्मूला, फ्रिक्शनल वेस्बिक फार्मूला या डार्सी वेस्बिक, ऐसा वेस्बिक फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डार्सी वेस्बिक फार्मूला पढ़ा होगा आपने। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है वो वेस्बिक फार्मूला, हेड लॉस के लिए दिया जाता है, हेड लॉस या एनर्जी लॉस, यही है वो मेजर लॉस, हेड लॉस बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, हेड लॉस के लिए एनर्जी लॉस मतलब ये सर FL V² अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी है। हम सब लोग जानते हैं कि फॉर्मूला यही है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने ये रटा हुआ है, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने की क्या बात थी सर। F का मतलब यहाँ पर होता है फ्रिक्शन फैक्टर, गलत मत करना, 0.02 से लेकर 0.04 तक होता है किसी भी मेटल के लिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी मेटल के लिए अगर गिवन ना हो तो हम F का जो वैल्यू रखते हैं 0.02 से लेकर 0.04 के रेंज में रहेगा किसी भी फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू किसी भी मेटल के लिए। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फैक्टर, ये हो गया बालकों फ्रिक्शन फैक्टर। यहां पर हम कहेंगे कि लेंथ क्या है, तो लेंथ कहेंगे हम पाइप का लेंथ है जी, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, L है आपका लेंथ ऑफ द पाइप। यहां पर हम कहेंगे कि सर V क्या है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो की वेलोसिटी है। D कहेंगे तो D है सर डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप है सर, ये दिस इज द डायमीटर ऑफ पाइप, ओके, ये है आपका डायमीटर ऑफ पाइप। जी तो ग्रेविटी कांस्टेंट आप जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप जानते थे कि जो ये F होता है ये 4 टाइम्स ऑफ F डैश होता है, क्या आप जानते थे इस बात को, ये स्टार में लिखना, कई लोग नहीं जानते इसके बारे में, कई लोग नहीं जानते कि जो आपका F डैश F होता है ये 4 टाइम्स ऑफ F डैश होता है। मैं कई बार अपनी प्रैक्टिस क्लास में तो इसको बता ही चुका हूँ, जो लोग जानते हैं शायद। तो F में और F डैश में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, F होता है फ्रिक्शन फैक्टर, और जो हम F डैश लिखते हैं F डैश होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। F है आपका फ्रिक्शन फैक्टर और F डैश है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो F हो गया आपका फ्रिक्शन फैक्टर और F डैश इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम कभी कभार क्या करते हैं कि HF को इसकी टर्म्स में लिख देते हैं 4F डैश, और कई लोगों को ये मालूम भी नहीं पड़ता कि ये क्या है। कभी कभार आप देखते हैं कि FL² अपॉन 2GD, कभी कभार देखते हैं 4FL_V² अपॉन 2GD। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब ये करना है और कब ये करना है, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लीजिए जी, तो इन दोनों फॉर्मूले को इसकी टर्म्स में रखो या इसकी टर्म्स में रखो। अब आपसे क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ अलग था डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ अलग था, क्वेश्चन कुछ अलग था। कैसे था क्वेश्चन में, क्या क्या चीजें गिवन थी मैं आपको बता दूं। न्यूमेरिकल जो था कुछ किस तरह से था
इसमें जो न्यूमेरिकल आया था किस तरह से था। हमको पता है कि सर एक्चुअली में यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो हमको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है HF इज इक्वल टू FL V²/2G और D है, ये सब लोगों ने रटा हुआ है। अब न्यूमेरिकल कैसा आया है, न्यूमेरिकल में एक्चुअली में यहाँ पर हेड लॉस गिवन है, हेड लॉस गिवन है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द पाइप गिवन है, यहाँ पर वेलोसिटी भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है। तो गिवन नहीं है तो वो है F, गिवन नहीं है तो वो है F। फ्रिक्शन फैक्टर गिवन नहीं था। अब फ्रिक्शन फैक्टर गिवन नहीं तो क्या दिया था, तो उसने आपको चेजी कांस्टेंट का वैल्यू दिया था, इसको बोलते हैं हम चेजी कांस्टेंट। अब कई लोगों को पता नहीं कि चेजी कांस्टेंट और F में क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि चेजी कांस्टेंट और F में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे नोट में लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। C इज इक्वल टू होता है √8G/F, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। C इज इक्वल टू, दिस इज द चेजी कांस्टेंट, दिस इज द C इज इक्वल टू 8G/F, ये भी प्रूफ होके आता है लेकिन उस पर नहीं जाएंगे हम। तो C जो चेजी कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, √8 × G/F, क्या यहाँ से नहीं निकल पाएगा F, निकल जाता और आपको कंफ्यूज होने की और छोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि न्यूमेरिकल जो था ये सीधे सीधे इसी तरह से था कि आपको कर पाए आप कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन थी बस, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो कर पाते भाई। तो यहां से आपका F निकल जाता, F आराम से हो जाता। नहीं, हेड लॉस तो निकालना है, हेड लॉस निकालना था, ये भी नहीं दिया था, हेड लॉस मेजर करना था, हेड लॉस आपको गिवन था, ये बोला गया है। यहाँ पर आपको F नहीं दिया था, तो F निकालने के लिए आपको C उसने दिया था। और आप सब लोग जानते हैं कि चेजिस फॉर्मूला क्या होता है, चेजिस फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को लिखा देता हूँ। V इज इक्वल टू C √R × S से आप निकालते हैं। तो V आपका वेलोसिटी होता है, यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पर C क्या है, चेजिस कांस्टेंट है। हम कहेंगे कि R क्या है, R है हाइड्रोलिक रेडियस, R है हाइड्रोलिक रेडियस। और आप तो जानते हैं कि S क्या है सर, ये हो जाएगा स्लोप, मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर R जो है ना, R निकालने का तरीका है सर एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ए हो गया आपका एरिया और P हो गया आपका पेरीमीटर, ठीक है ना। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जरूर लिखें, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट था कि आपने गलत किया है या सही किया है, तो आप जरूर जो है अपने क्वेश्चन, जो भी आप जिस भी शिफ्ट में थे, सुबह में थे, 14 में, 15 में, तो आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में कि सर इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया है, तो थोड़ा सा डाउट है, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। या चाहे तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, इस तरह से मेरे पास भेज सकते हैं। 89586 ये मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप पर मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, सिविल इंजीनियरिंग JEE हमारा टेलीग्राम, उस पर भी बात कर सकते हैं। 8958336805 मेरा पर्सनल नंबर है। तो आप चाहे तो बात कर सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन हुआ है ऐसा, इसमें थोड़ा डाउट है, कोई भी चीज़ है, कोई तरह का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है और पूछी भी गई है कि हमारा फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है 64/RE का संबंध होता है। मतलब कि फ्रिक्शन फैक्टर, दिस इज नॉट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर। अभी तो आप इन्वायरमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आ रहा हूं मैं, जो कि सभी लोगों ने छोड़ के आए हैं। इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जा रहा हूं मैं, जो कि सब लोग छोड़ के आए, अभी आ रहा हूं मैं इस पर, जो हमने भी डिस्कस नहीं किया था। मोस्टली मैंने एक बार एक मैराथन में डिस्कस किया था, लेकिन अभी करंटली जो मैराथन हमारी चली थी उसमें डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको देखते हैं उस पर क्या है। F इज इक्वल, नॉइस पॉल्यूशन आया है, F इज इक्वल टू 64/RE, जो आप जानते हैं कि RE जो होता है रेनॉल्ड नंबर होता है, और आप ρVD/μ से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाता है कि F इज इक्वल टू 4 × F' होता है, और मैं F की जगह इसको लिखूं 4F' इज इक्वल टू 64/RE करूं, और यहीं से F' लिखने की कोशिश करूं तो 64/4 × RE हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, 4 से 64 तो ये हो जाएगा 16। तो यही वजह है कि F' इज इक्वल टू हम 16/RE रेनॉल्ड नंबर ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखते हैं। तो हमारे पास F' फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 16/RE और फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा 64/RE होगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं,
दोनों चीजें कुछ अलग अलग हैं। तो ये कुछ बातें थी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स से डियर स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एक आरसीसी से एक क्वेश्चन और आपका बहुत सिंपल पूछा गया था भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सर क्या पूछा गया था? वो पूछा गया था आपका डिफ्लेक्शन रेशियो, L/D रेशियो। तो हम जानते हैं कि 26 होता है, L/D रेशियो आपका 20 होता है, L/D रेशियो अगर आप देखें तो 7 होता है ना, बता रखा है मैंने कई दफा। बताओ जरा किसी को याद हो किस किस के लिए कौन सा केस होता था? भूल गए होंगे हम, मुझे पता है आप लोग जल्दी भूलते हो, है ना। एक मूवमेंट का है, इक्विवेलेंट मूवमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क का एक क्वेश्चन आया है, उसको भी लिखा हूं। ये तुम्हारा ये किसके लिए है? कंटिन्यूअस के लिए ना, ये है कंटिन्यूअस बीम के लिए, ये दोस्तों कंटिन्यूअस बीम है ना। ओके अच्छा, ये तो तुम्हारा 10 मीटर के स्पैन तक होता है डियर स्टूडेंट। एक्चुअली में ये होता है तुम्हारा 10 मीटर के स्पैन तक। जो आपसे पूछे ये किसका है, ये तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम का है, हम इसको कहेंगे तो ये कैंटिलीवर बीम के लिए। ध्यान से देखते रहो, सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये है तुम्हारा कैंटिलीवर बीम के लिए। कभी कभार क्या होता है कि अगर आप ये तुम्हारे सारी की सारी बातें किसके लिए हैं सर, तो ये तुम्हारा 10 मीटर के स्पैन तक है, फॉर 10 मीटर स्पैन, फॉर अप टू 10 मीटर स्पैन, 10 मीटर स्पैन। लेकिन कभी कभार अगर 10 मीटर के स्पैन से ऊपर आ गया तो बियॉन्ड 10 मीटर स्पैन, बियॉन्ड 10 मीटर स्पैन। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है देखिएगा, क्या करना है, जो आपकी L/D रेशियो बेसिक होगी, जो बेसिक का मतलब ये सब बेसिक है, इनमें लिख ही देता हूं मैं, इनको बेसिक बोलते हैं। बेसिक मतलब 10 मीटर के स्पैन तक जो सा केस है उसके हिसाब से आप लगा देना बेसिक। इनटू क्या करना है, इनटू करना है आपको, इनटू क्या करना है बताओ, इनटू जो भी स्पैन का लेंथ है, सॉरी जो भी आपका 10 मीटर यहां पर कर देना 10, और अपॉन आपको जो भी स्पैन का लेंथ है, जो भी स्पैन है, तो ये करना है। जैसे एग्जांपल के लिए कहूं मैं कि बताओ भाई 20 मीटर के स्पैन के लिए L/D रेशियो को क्या सेटिस्फाई होगा, तो हम लिखेंगे, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, लिख दिया उसने, तो आप बोलेंगे सर बेसिक वैल्यू तो सिंपली सपोर्टेड की 20 थी, और आप L/D रेशियो बेसिक हो गया 10 करेंगे, अपॉन में सर स्पैन लिखेंगे, क्या स्पैन सर 20 मीटर का, तो 20 से 20, तो इसकी जो L/D रेशियो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको गलत मत करना, इस चीज को गलत मत करना भाई। एक और चीज आपसे आरसीसी में पूछी गई थी, आगे लिखा देता हूं मैं, छोड़ो इधर जगह नहीं है, यहाँ पर लिखा देता हूँ कि आपका इक्विवेलेंट मूवमेंट एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका कई लोगों ने गलती की है, फॉर्मूला भूल जाते हैं हम लोग, क्या भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो एक है इक्विवेलेंट शियर फोर्स, है ना, एक होता है आपका इक्विवेलेंट शियर फोर्स, ओके, और एक आता है इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो ध्यान से सुनते रहेगा, एक आता है इक्विवेलेंट शियर फोर्स, एक आता है इक्विवेलेंट मूवमेंट, दोनों को लिखा रहा हूं। और LSM और WSM में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं लिख देता हूं। टॉर्जन की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका टॉर्जन लगा हो, टॉर्जन चैप्टर की बात कर रहा हूं, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन की बात कर रहा हूं। तो टॉर्जन के दौरान आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, पहला क्या, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट शियर फोर्स, एक ये पूछा जाएगा, ध्यान से देखते रहो, इक्विवेलेंट शियर फोर्स पूछा जाएगा, और दूसरा पूछा जाएगा आपके इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, यहीं पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं लोग। दूसरा पूछा जाएगा आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, दो चीजें पूछी जाएंगी, एक होगा आपका इक्विवेलेंट शियर फोर्स और दूसरा होगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ध्यान से देखते रहेगा डियर स्टूडेंट। जब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की, सॉरी इक्विवेलेंट शियर फोर्स की, तो इक्विवेलेंट शियर फोर्स के लिए आपका फॉर्मूला है V + 1.6 T/B, बस इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, काम बन जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट शियर फोर्स। V प्लस, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर देता है, V + 1.6 /V। अगर आप WSM में हैं तो, अगर LSM में है
तो आप टी को क्या लिखते थे, इन एलएसएम, इन एलएसएम, ये डबल एसएम की बातें थी। अगर आप एलएसएम में हैं तो डियर स्टूडेंट आप टी की जगह क्या लिख देते हैं, टी यू कर देना उसको, अल्टीमेट टॉर्जनल मूवमेंट, बस इतना चेंज हो रहा है। अल्टीमेट लोड और ये तो जानते ही आप, है ना, समझ रहे हैं, समझ गए। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, v प्लस 1.6 टी अपॉन बी, बी चौड़ाई होती है सेक्शन की, टी टॉर्जनल मूवमेंट होता है, चाहे तो वहां पे लिख देंगे टी टॉर्जनल मूवमेंट, ठीक है ना, ट्विस्टिंग मूवमेंट। v शियर फोर्स होता है, v शियर फोर्स है, टी टॉर्जनल मूवमेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट शियर फोर्स आ जाएगा। फिर से याद कर दीजिएगा, v प्लस 1.6 टी अपॉन बी, v प्लस 1.6 टी अपॉन v, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्मूला लगाएं, हाँ, m प्लस टी अपॉन 1.7 1 प्लस डी बाई बी, ये है फॉर्मूला डियर स्टूडेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का, ये है तुम्हारा m इक्विवेलेंट का। m प्लस बेंडिंग मोमेंट जो है m प्लस टी अपॉन 1.7 1 प्लस डी अपॉन बी, बी क्या है बताओ जरा, अरे यहां पर b क्या है, b क्या चीज है सर, b तो यहाँ पर चौड़ाई होगी, d है ओवरऑल डेप्थ, m क्या है सर बेंडिंग मोमेंट है, t क्या है सर ट्विस्टिंग मोमेंट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट दिस इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट दिस इज इक्वल टू m प्लस t अपॉन 1.7 1 प्लस d अपॉन b। यहाँ पर b तो विड्थ है आपकी, t ट्विस्टिंग मोमेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, t ट्विस्टिंग मोमेंट है, b विड्थ है सेक्शन का, और ये जो d होगा, d जो होगा ये ओवरऑल डेप्थ है, तो ये d है, ये होगा आपका ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ, सुनो तो, ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना भाई, m प्लस टी अपॉन 1.7 1 प्लस डी बाई बी, v प्लस 1.6 टी अपॉन बी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं क्या पूछा गया था। L बाई डी रेशियो हो गया आपका, हाँ ठीक है, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, सीबीआर वैल्यू पर एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, सीबीआर वैल्यू का मैं आपको करवा रहा हूं एक क्वेश्चन, और तो डेंसिटी पर आया था। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, डेंसिटी पर बेस पूछा गया था, मतलब कि जैसे डेंसिटी था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसी तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला बोला था, क्या बोला था, डायमेंशनल फार्मूला, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला जो है आपका जानते हैं आप, ml की पावर 3 हो जाएगा सीधे सीधे, इसमें कोई रुकने वाली जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, प्रेसिपिटेशन पूछा गया था, प्रेसिपिटेशन आपका होता है इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ, ओके। यहाँ पर आपका रिवाइज्ड एस्टिमेटिंग से क्वेश्चन था, रिवाइज्ड एस्टिमेटिंग। उसके बाद एक और चीज पूछी गई थी आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो मतलब कि क्या, मतलब कि जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है, तो भैया जब जिप्सम को CaSO4 प्लस H2O होता है ना, तो CaSO4 को जब आप हीट करेंगे प्लस H2O पानी के फॉर्म में होता है जिप्सम, मतलब कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिप्सम जो होता है पानी के साथ होता है ना Ca, तो ये CaSO4 POP बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सर जो ओपीसी है, तो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम सबको याद रहता है। इनिशियल सेटिंग टाइम दे रखा मिलता है, आपको पता ही है 30 मिनट आ रखा है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है आपका जो है 10 घंटे है, एक ये पूछा गया था।
ठीक है ना। बोला गया है कि रिवर है आपका, रिवर की बीच में कोई रिवर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप क्या नहीं कर सकते, किस में ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, रेंजिंग में या चेनिंग में। चेनिंग में रहेगा ना आपका ऑब्स्ट्रक्शन, किस में रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन आपका किस में रहेगा, कि बीच में रिवर है तो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा चेनिंग में। ये क्वेश्चन भी आया था, चेनिंग में रहेगा कि नहीं रहेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका जो है ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा चेनिंग में, रेंजिंग में थोड़ी रहेगा। नेक्स्ट आपका लोकल अट्रैक्शन पर आ रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वेइंग का लोकल अट्रैक्शन पर आ रखा था, लोकल अट्रैक्शन। अब लोकल अट्रैक्शन पर क्या है ना डियर स्टूडेंट, लोकल अट्रैक्शन का कहानी ये है कि इसमें आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ द फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, डिफरेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा फोर बियरिंग, कभी हो सकता है कि बैक बियरिंग बड़ा हो। डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग is equal to 180 degree. If difference of the four bearing and back bearing this is equal to 180 degree, then the station will be free from local attraction, मतलब कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। लोकल अट्रैक्शन एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बस आपको घटाना जोड़ना था, बस वहां पर घटाना जोड़ना था आपको वहां पर, ठीक है ना। अब आपको बोला गया था एक क्वेश्चन कि कई तरह की कैनाल दे रखी है उसने, साइड स्लोप कैनाल, कंटूर कैनाल। ऐसा बोला जाता है कि एक साइड, एक तरफ जो सिंचाई की जाती है, एक साइड ओनली, तो वो किस कैनाल से किया जाता है, तो कंटूर कैनाल होना था उसका। और ओपीसी का इनिशियल टाइम हो गया। नेक्स्ट आया था कि आपका जो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए आया था, डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइड में लिखा देता हूं आपको, देखिएगा कुछ डिवाइड आए थे यहाँ पर आपके, सब के सब लिखा रहा हूँ, आपको टेंशन न लें, सारे के सारे लिखा रहा हूँ, चलेगा। सबसे पहले आता है डियर स्टूडेंट वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या करता है, आपसे आएगा कि फ्लो मीटर क्या करता है, ओरिफिस मीटर क्या करता है, नोजल मीटर क्या करता है, बैंड मीटर क्या करता है, ठीक है ना। बैंड मीटर क्या करता है, ये सब तमाम चीजें जो है ना डिस्चार्ज मापती हैं। ये जो तमाम चीजें जो मैंने लिखा है आपको, जैसे वेंचुरीमीटर, फ्लो नोजल हो गया, ओरिफिस मीटर, बैंड मीटर, ठीक है ना, ये सब बात है। एक रोटामीटर भी आता है, एक रोटामीटर, इनके नाम याद रखो, रोटामीटर। तो ये सब बातें जो करती है ना, ये आपके डिस्चार्ज मापती हैं। क्या नापती हैं सर, मेजर द डिस्चार्ज, मेजर द डिस्चार्ज। तो ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज को नापते हैं। क्यों, लेकिन यहां पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब इसमें से आया था आपका, अभी आ रहा हूं मैं उस पर, पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब क्या करता है आपका, वेलोसिटी को मापता है, वेलोसिटी को करता है, ठीक है। और यहीं पर आपका एक आया था करंट मीटर, एक आया था आपका करंट मीटर, इधर लिख देता हूं आगे, एक आया था आपका करंट मीटर, करंट मीटर, करंट मीटर। अब देखिए ध्यान से करंट मीटर में क्या होने वाला है। करंट मीटर आप जानते हैं कि वेलोसिटी नापेगा, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में, वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल फ्लो, रिवर वगैरह में ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में जो है वेलोसिटी नापता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, इतनी बातें याद रखना है। अब दो चीजें होती है ना, कंफ्यूज मत होना। एक होता है डियर स्टूडेंट नॉच, वेयर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक होता है वेयर। ये दोनों के दोनों करते क्या हैं, तो हम कहेंगे कि सर ये दोनों क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजरिंग करते हैं, मेजर डिस्चार्ज, मेजर डिस्चार्ज। लेकिन सवाल यह है कि सर मेजर डिस्चार्ज तो करता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से था, वेयर वाला क्वेश्चन था कि डिस्चार्ज कौन मेजर करता है। अब नॉच क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नॉच क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल सेटअप होता है, स्मॉल डिवाइस होता है, ये बोल सकते हैं आप। जबकि हम बात करते हैं वेयर की, तो वेयर भी डिस्चार्ज नापता है, लेकिन ये बड़ा लार्ज कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। जैसे नॉच की बात करें, वी नॉच या आपका रेक्टेंगुलर नॉच, क्या करते हैं, एक छोटा सा कंटेनर होगा, मतलब एक बड़ा कंटेनर होगा एक, उसी में एक छोटा सा छेद कर लिया आपने, रेक्टेंगल कर दिया तो रेक्टेंगल नॉच, ट्रायंगल कर दिया तो ट्रायंगल नॉच। तो ये छोटा सा डिवाइस है, लेकिन जो आपका वेयर होता है वो बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, उससे डिस्चार्ज मापने के लिए कहते हैं हम, ठीक है ना। ये बातें आपकी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से आपकी लिखी हुई मैंने जो जो पूछी है। सिम्पसन रूल भाई पूछा गया है,
सिम्पसन रूल, ये ध्यान रखिएगा, सिम्पसन रूल पूछा गया है, ठीक है ना। और आपको हाईवे से जो है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, हाईवे से एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसमें कि हम कहते हैं कि सर जो आपका टॉप की लेयर होती है, तो टॉप की लेयर कौन सी होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है सर, सरफेस लेयर होती है। पूछा गया है कि टॉप की लेयर जो है वो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस लेयर दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, सरफेस लेयर। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, सरफेस लेयर कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। एक सीबीआर आया डियर स्टूडेंट, एक सीबीआर आया हाँ। ठीक है ना, एक सीबीआर से आया डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। यहां पर क्या होता है, सीबीआर से कैसे आया था, दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया है लोड ऑन द 2.5 mm स्टैंडर्ड लोड फॉर द 2.5 पेनिट्रेशन। तो ये आप सभी लोगों को याद रहेगा होगा 1370 किलोग्राम। अगर लिखा जाता है कि लोड ऑन द 5 mm पेनिट्रेशन, तो 5 mm पेनिट्रेशन पे जो है इसका 2055 आएगा, 2055 आएगा किलोग्राम। तो ये हो गया साहब आपका कंप्लीटली सही, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन पूछा गया था इफ द सीबीआर वैल्यू फॉर द 2.5 पेनिट्रेशन इज ग्रेटर देन सीबीआर वैल्यू फॉर द 5 mm पेनिट्रेशन, देन सीबीआर corresponding 2.5 penetration is taken as CBR value of the soil। समझ गए बात को, ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीटली मेरी बात को समझना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार रट लो, फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन क्यों छोड़ के जा रहे हो, इतना बेसिक क्वेश्चन छोड़ के जाना ही क्यों है जब आपको पता है। ये तो चलो यहां से तो क्वेश्चन आ गया आपका। अगर आपकी सीबीआर वैल्यू, इफ सीबीआर वैल्यू फॉर 2.5 पेनिट्रेशन, CBR value for 2.5 penetration, this is the greater than CBR value for 5 mm। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपका CBR वैल्यू ग्रेटर देन है CBR वैल्यू फॉर 5 mm से, तो हम क्या कहेंगे कि सर 2.5 mm की जो पेनिट्रेशन है, CBR corresponding 2.5 mm, मतलब ये वाला, इसको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको हम फॉर्मूले में यूज करेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा जो होता है ना, यहाँ पर होता है CBR इज इक्वल टू लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड इनटू 100। तो यहाँ पर हम 2.5 के पेनिट्रेशन, मतलब कि उस दौरान हम यहाँ पर CBR वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहली सिचुएशन इसको यूज किया जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ CBR value of the 2.5 penetration as corresponding 2.5 mm penetration is greater than the CBR value of 5 mm, तो आप सीधे सीधे चुपचाप तरीके से इसको यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 अगर ज्यादा आया, उल्टा कर दो, 2.5 mm ज्यादा, भले छोटा है ज्यादा, इसी को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये छोटा है और ये ज्यादा आया, तब क्या करोगे। अगर दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन को आपने देख लिया, पहली सिचुएशन ये, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर ऐसा है तो ठीक है। दूसरी सिचुएशन मतलब कि आपका दूसरी सिचुएशन इसकी है, इफ सीबीआर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 5 mm, अब ये बड़ा आ जाए तो सीबीआर वैल्यू, सीबीआर लिख देना इसको, सीबीआर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 5 mm, बताओ, पहले वो था, अब ये हो गया छोटा और ये बड़ा हो गया, क्या करोगे। अब हमको तो चाहिए नहीं था ना ये, हमको तो जो है 2.5 mm के बड़ी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। इफ सीबीआर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द 5 mm पेनिट्रेशन कम्स ग्रेटर देन सीबीआर वैल्यू 2.5 mm पेनिट्रेशन, देन टेस्ट विल बी रिपीटेड। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देन टेस्ट विल बी रिपीटेड, हमारा कहानी क्या होगी, देन टेस्ट विल बी रिपीटेड, देन टेस्ट विल बी रिपीटेड, टेस्ट विल बी रिपीटेड। टेस्ट क्या होगा, रिपीटेड होगा, हमारा टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट रिपीटेड। लेकिन रिपीटेड हमने कर दिया, अगर फिर से आपका जो है बड़ा आ रहा है, मैं कहूं रिपीट करने के बाद फिर से अगेन दोबारा सीबीआर वैल्यू आपका 5 mm का बड़ा आ रहा है, सीबीआर वैल्यू आपका 2.5 से, तो अगेन यही मिल रहा है। तो इफ
if CBR corresponding to 5 mm penetration against comes out to be greater than CBR value, CBR for the 2 point penetration, then CBR of the soil is taken as the CBR value corresponding to 5 mm penetration. बेटा अगर आपकी 5 mm की ज्यादा आ रही है, थक गया ये, अगर आपका 5 पे ही ज्यादा आ रहा है तो हम फाइनली अब क्या करेंगे, 2 बार करेंगे बस रिपीट। पहला आपका यहां पर आया था जो आपने किया होगा टेस्टिंग, ये आपको मिला, उसके बाद अगर ये आपका आ गया तो एक बार रिपीट कर दिया बस, अगेन बस एक बार। अगर दोबारा मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, फाइनल जो है यहां पर है, फाइनली क्या करेंगे आप, किसके हिसाब से बोलेंगे आप, बताओ बोलो। सॉइल इज CBR of soil, CBR will be CBR value of soil, CBR value of soil will be taken as corresponding to 5 mm penetration, 5 mm penetration। तो एक बार रिपीट करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। तो हम फाइनली क्या करेंगे, अब जो आ गया आपका वो आ गया, मतलब ये है, इसके अकॉर्डिंग अब सर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपका CBR 2.5 पे ज्यादा आ जाए, CBR 2.5 ज्यादा आ जाए 5 से, तो आपका सेटिस्फाई हो गया, 2.5 आपकी वैल्यू हो गई सॉइल की, ठीक है। लेकिन अगर CBR वैल्यू 2.5 जो है कम आती है, 5 पे ज्यादा आता है, तो एक बार रिपीट करेंगे। अगर फिर से 5 पर ही आ रहा है, 5 पर ही आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 5 पे ही मान के आप टोटली वैल्यू निकाल देंगे। सॉइल के हम जो है CBR 5 पे ही मान के चलेंगे। समझ के बात को, याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इतनी बातें आपकी पूछी गई हैं। डेंसिटी मैंने बता दिया, रिवाइज एस्टिमेट से पूछा गया है, कंटूर कैनाल का बता दिया, CBR टेस्ट का मैंने बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहां तक समझ गए। अब मैं आप तो आता हूं कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आऊंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आऊंगा, और वो क्या है उस पर आप देखते रहेंगे। अभी थोड़ा सा एक सेकेंड जो आपके फॉर्मूले होते हैं ना, उस पर भी क्वेश्चन आ रखे हैं भाई सॉइल मैकेनिक्स के। एक फॉर्मूला होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ दी कंसोलिडेशन से, एक फॉर्मूला जो हम लिखते हैं ना, CC का फॉर्मूला शायद आपने याद किया होगा कई दफ़ा। वैसे तो एक प्लास्टिक वाली भी वहाँ से भी निकलते हम, IP का फॉर्मूला होता है एक तो IP का फॉर्मूला होता ही है, आपने पढ़ा होगा, वो नहीं पढ़ा सर, लिखा नहीं रखा आपको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। एक्टिविटी नंबर भाई अगर आपका 0.75 से कम होता तो इनएक्टिव कहते हैं उसको, 0.75 से मतलब 1.25 होता नॉर्मल, 1.25 से ज़्यादा होगा तो आपका एक्टिव हो जाता है। वो याद कर ही लिया होगा आपने, जैसे कि मुझे लग रहा है। हाँ, तो एक्चुअली में सॉइल मैकेनिक्स में दिखाना चाहता था आपको, 2 लाइन होती हैं, एक होता है A लाइन और एक होता है U लाइन। A लाइन के लिए हमारी IP की लाइन अलग होती है और U लाइन के लिए आपकी IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स की कहानी अलग होती है। समझ के बात को, 0.73 एक होता है यहाँ से 0.73 लिक्विड लिमिट -20, और यहाँ से होगा 0.09 लिखा होगा आपने WL-10। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, 0.09 0.9 ओनली, 0.9, ठीक है। लिक्विड लिमिट -10 8 सॉरी। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करिएगा। 0.73 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 0.73 लिक्विड लिमिट -20 और आपका 0.9 लिक्विड लिमिट -8। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। एलन हेजन फार्मूला तो आप जानते हैं, CD10 का स्क्वायर कर देना, जानते हो आप, है ना? नहीं जानते सर? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, एक फार्मूला कंप्रेशन इससे आ रखा है, एक फार्मूला आपका सॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन से आया है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन,
कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, इसको हम सीसी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? सीसी से। सीसी का फॉर्मूला वैसे तो आप जानते हैं कि चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन log 10 ऐसा होता है। वैसे सीसी का फॉर्मूला चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन log बेस 10, इफेक्टिव स्ट्रेस बाद वाला और इफेक्टिव स्ट्रेस शुरू वाला, है ना, लेटर वाला और बाद पहले वाला, इन दोनों का रेशियो रहता है। समझ गए? लेकिन एक फॉर्मूला और होता है डियर स्टूडेंट सीसी का, शायद आपने यही क्वेश्चन आ रखा है 0.009, ये आ रखा है 0.009 लिक्विड लिमिट -10। ये किसके लिए होता है सर? तो ये होता है हमारा अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए। ये किसके लिए होता है सर? तो ये होता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, डिस्टर्ब्ड सॉइल, तो ये होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए 0.09 लिक्विड लिमिट -10 अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए, मतलब कि नॉर्मल सेंसिटिविटी की सॉइल। मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CC is equal to 0.009 liquid limit -10, दिस इज फॉर द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ये किसके लिए है डियर स्टूडेंट? ये है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ओके, नेक्स्ट एक फॉर्मूला यहीं पर रखता है आपका 0.07 का, है ना, 0.07। ये किसके लिए है? 0.07। ये वाला जो आता है ना आपका अनडिस्टर्ब भी लिखते हैं इसको, नॉर्मल सेंसिटिव भी लिखते हैं इसको, या मीडियम सेंसिटिव। अनडिस्टर्ब को हम मीडियम सेंसिटिव भी लिखते हैं डियर स्टूडेंट। मीडियम मतलब कि बहुत कम सेंसिटिविटी रही है इसकी, सेंसिटिव सॉइल। लेकिन जब हम लिखते हैं 0.07 लिक्विड लिमिट -10, तो ये आता है डियर स्टूडेंट किसके लिए? कंफ्यूज मत करना भाई, ये सीसी की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, कंप्रेशन इंडेक्स की, कंप्रेशन कोएफिशिएंट की। और ये जो हमने लिखा था, कहाँ गया ये तुम्हारा आईपी की वैल्यू है 0.73 लिक्विड लिमिट -20, 0.9 लिक्विड लिमिट -8, 0.009 लिक्विड लिमिट -10 अलग चीज है, ये आपने देख लिया। 0.007 नॉट 07, 0.007 दो जीरो है, लिक्विड लिमिट -10, ठीक है ना। ये रिमोल्डेड सॉइल के लिए है, रिमोल्डेड सॉइल के लिए है। रिमोल्डेड मतलब जो डिस्टर्ब हो चुकी है, रिमोल्डेड सॉइल, लो सेंसिटिव में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? लो सेंसिटिव। अच्छा, नेक्स्ट एक और आ जाएगा, समझ के बाद लो सेंसिटिव का मतलब। दूसरा है 0.40, ये वाला है लास्ट 0.40 E - 0.25। तो ये आपका E जो है इनिशियल वॉइड रेशियो है, ध्यान रखिएगा। E जो होता है डियर स्टूडेंट इनिशियल वॉइड रेशियो, E नॉट लिख देता हूँ इसको। ये क्या हो जाएगा आपका? E नॉट को कहेंगे हम इनिशियल वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी आगे, ठीक है। तो ये हो गई जी किसके लिए? ये होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, आपका सॉइल ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी। तो ये आपका अगर ये ना दिया होगा तो ये भी यूज कर सकते हैं, वही है, मतलब उन दोनों का सेम है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में भी, जो मैं 2014 को देखा जो आपने। CC = 0.009 WL लिक्विड लिमिट -10, लिक्विड लिमिट -10, ये है क्वेश्चन, ठीक है, लिक्विड लिमिट -10। ओके जी, चलिए जी, अब आते हैं कुछ बातें। सॉइल मैकेनिक्स से काफ़ी कम बातें थी, कम भी नहीं थी, लेकिन आपके सब यही थे, इसी टाइप के थे। सीसी का वैल्यू पूछा गया था, सीसी का वैल्यू पूछा था, ये बातें हो गई। और एक और इम्पॉर्टेंट है भाई, अब बस हो गया, इतनी सारी बहुत हो गई। एक आपका प्रिलिमिनरी उससे आ रखा है, जो आपका टैंक होता है ना, गेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, गेट लेवल के। अच्छा, ठीक है जी। सीवेज ट्रीटमेंट से आ रखा है, मतलब ना, सीवेज ट्रीटमेंट से आ रखा है। सीवेज ट्रीटमेंट से तो क्वेश्चन आने यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब आते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एनवायरनमेंट का बता रहा था, सभी लोगों को पता है, उस टेबल को ध्यान से देखना और इसको रट के जाना, ठीक है।
नॉइस पॉल्यूशन से। सबसे पहले बीओडी से आ रखा है इन्वायरमेंट में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम बीओडी लेते हैं तो आपका 68% इसमें होता है, 68% की बातें करते हैं ऑर्गेनिज्म की 68%, और ये हमें पूछा गया था कि 5 डे पर लेते हैं स्टैंडर्ड बीओडी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, और 5 डेज की बीओडी हम लेते हैं। दूसरी बात आपका 25 डेज पर लेते हैं, और कितना लेते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका नॉर्मल टेम्परेचर लगभग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बीओडी के लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, तो हम कहेंगे कि सर बीओडी इज इक्वल टू, हम निकालेंगे डाइल्यूशन फैक्टर, और ये हो जाएगा इनिशियल बीओडी माइनस फाइनल बीओडी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिजॉल्व जो आपका डाइल्यूशन फैक्टर है, जैसे 2% का बोला गया है, डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब जैसे 2% दिया गया आपको, 2% वेस्ट डाला है, तो इसका मतलब 100/2 कर देना। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें कभी कभार आपसे बीओडी मिक्स पूछता है कि बीओडी मिक्स क्या होगा। जैसे बोले कोई नदी जा रही है, यहाँ पर आपका कोई वो है, कोई नगर है, नगर से वेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर बीओडी आपका दिया रहेगा, डिस्चार्ज दिया रहेगा, मिक्स होने के बाद पूछा जाएगा कि क्या रहेगा, इसका बीओडी अलग होगा वेस्ट का, इसका फ्लो अलग होगा डिस्चार्ज। यहाँ मिक्स का पूछ लेता है, समझ गए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। चलो मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्चार्ज ऑफ रिवर इनटू बीओडी ऑफ रिवर। हो सकता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन दे दे, ध्यान रखना बीओडी के जगह डिजॉल्व ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है। बीओडी ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट, बीओडी ऑफ वेस्ट अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट कर देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सभी लोगों ने गलत किया, जहां तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों ने। ठीक है ना, और वो है क्या, वो है सर नॉइस पॉल्यूशन, एज पर नॉइस पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है ना, नॉइस पॉल्यूशन। चलिएगा, मैं उस रूल को लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉइस पॉल्यूशन से आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते रहेगा। एज पर नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल, एज पर, इस टेबल को ध्यान से सुनिएगा, एज पर नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है ना, नॉइस पॉल्यूशन डियर स्टूडेंट, एज पर नॉइस पॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल, रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल, कंट्रोल, ठीक है ना, रूल 2000 के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग मैं टेबल आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसका अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को देखते रहो। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, पहली बात तो समझ लो मैं क्या बता रहा हूं आपसे। मैं बता रहा हूं आपको भाई, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में भी कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखनी ये बातें। जब हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं ना, सेकेंडरी में आता है आपका पेन आता है, फोटोकेमिकल स्मॉग आता है, एसिड मिक्स्ड आता है, H2SO4 आता है, सब चीजें, फॉर्मेल्डिहाइड आता है, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तो सेकेंडरी को याद करो, प्राइमरी अपना आप आ जाएगा, है ना। सेकेंडरी में पेन आ गया, PAN, ठीक है ना, आपका O3 आ गया, ओजोन, आप कहेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग आ गया, एसिड मिस्ट आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। तो आप एक तरफा याद करो, दूसरा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वैसा नहीं आसान है। ठीक है, तो हमने कहा है कि एज पर द नॉइस पॉल्यूशन रूल 2000 जो है हमारा नॉइस लेवल, मतलब कि सॉरी नॉइस लेवल लिमिट में आपको बता रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, नॉइस लेवल लिमिट कितनी होनी चाहिए, याद रखिएगा, नॉइस लेवल लिमिट। तो बना देते हैं अब हेडिंग। यहां पर 5 कैटेगरी होंगी, कितनी कैटेगरी सर, 4 कैटेगरी, सॉरी 4 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, ध्यान से देखते रहेगा। सबसे पहली कैटेगरी होगी इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल के लिए अलग होगा ना, इंडस्ट्रियल होगा पहला कैटेगरी, ध्यान से देखते रहो, बस मजा आने वाला है। सबसे पहला होगा सर इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा कैटेगरी कौन होगा सर, कॉमर्शियल एरिया, दोनों में फर्क जानते हो ना, कॉमर्शियल एरिया।
कॉमर्शियल एरिया के बाद रेजिडेंशियल आपसे यही पूछा गया था, रेजिडेंशियल एरिया के लिए पूछा गया था, रेजिडेंशियल एरिया रट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंशियल एरिया ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सर किसके लिए, सर साइलेंस जोन, कुछ कुछ जोन होते हैं ना साइलेंस जोन, ये हो गया साइलेंस जोन। कितने कैटेगरी मैंने बता दिए, 4 कैटेगरी बताइए। 2 सिचुएशन आएंगे, अब 2 सिचुएशन आएंगे, आपका आएगा एक डे टाइम और एक आएगा आपका, एक आएगा डे टाइम और एक आएगा आपका कौन सा टाइम, एक नाइट टाइम आएगा। देखते रहो बस, मजा आने वाला आपको। अब इधर देखो जी, जब मैं डे टाइम की बात करूंगा तो कुछ और बातें होंगी। ये आपका डे टाइम है, दिन के समय की बातें कर रहा हूँ, डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में अलग होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होता है थोड़ा सा। और ये होगा नाइट टाइम, मतलब सो जाते हैं जो लोग रात के समय। दोनों बातें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा डे टाइम, मतलब कि डे टाइम की बात करूंगा तो डे टाइम में 75, ऐसे याद करो इसको, 75, 65, 60 और 55, ऐसे याद करना है दोस्तों, बात करिएगा ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपका डे टाइम क्या होगा, तो 75 होगा। सर इनकी यूनिट कुछ होती है क्या, डेसिबल होती है डियर स्टूडेंट, डीबी। इनकी यूनिट जो होगी मैं लिखूं इधर, वहां पर नहीं लिख रहा, अलग से लिख रहा हूं, डेसिबल। आपसे नॉइस पॉल्यूशन पूछा जाएगा कि किस में आप मेजर करते हैं, तो डेसिबल होता है, ये पता भी होगा आपको, डेसिबल, ठीक है ना, क्या होता है जी, डेसिबल। तो आप कहेंगे कि सर 75 डेसिबल होगा डे टाइम पर, सॉरी आप कहेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, कॉमर्शियल एरिया में होगा 65, रेजिडेंशियल एरिया में होगा 60 और साइलेंट जोन में होगा जी 55। कितना होगा, 55 नहीं 75, 65, 55, 65 के बाद 55 है जी, एक चीज गलत कर दिया यहाँ पर, 65 के बाद 55 है, मतलब और फिर है 50, ये है लास्ट में। 75 और 65 मतलब 5-5 का गैप है यहाँ से यहाँ तक, तो 10-10 का, लास्ट में 5 का है बस। और इसके लिए ये, तो इस टेबल को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि रेजिडेंशियल एरिया के लिए, ये वाला था आपसे पूछा जो गया था, आपसे ये जो टेबल पूछी गई थी, ये वाली पूछी गई थी रेजिडेंशियल एरिया का। आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता भी होगा, तो आपसे ये वाला पूछा गया था दोस्तों, रेजिडेंशियल का। तो इसको याद कर लो, 45, 55, दिन के टाइम में ज़्यादा ही होगा थोड़ा 55, रात में थोड़ा कम होगा 45, तो ये है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं सर, एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, ऊपर से याद करो, रेजिडेंशियल, सबसे पहले इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के लिए डे टाइम पर है तो 75 सीधे सीधे। इंडस्ट्रियल के लिए अगर आप नीचे हैं कॉमर्शियल में तो कितना, 65, 10 कम कर दो। उसके बाद आप रेजिडेंशियल में आओगे तो रेजिडेंशियल में कितना, फिर और 10 कम कर दो, 65, 75, 65, फिर आ जाओ आप कितना सर 55। आगे नीचे आ जाओ आप किसमें, साइलेंट जोन में, तो कितना आ गया, आप डे टाइम की बात कर रहा हूँ सर 50 लिख दिया, 75, 65, 55, 50। नेक्स्ट आ जाए आप रात के समय पे, रात के समय पर अगर आप सबसे पहले रेजिडेंशियल में 70, उसमें कुछ नहीं कर सकते। नीचे आप आएंगे कॉमर्शियल में तो सीधे घट के आ जाएगा वो 55। नीचे आ जाएंगे आप किसमें, रेजिडेंशियल में, तो वो आ जाएगा 45 और नीचे आ जाएंगे आप 40। याद कर लो, 2-3 बार नजर मार दो, आपका काम हो जाएगा, 2-3 बार नजर मारो, काम हो जाएगा, ठीक है, 2-3 बार नजर मारो, काम हो जाएगा। तो इस टेबल को जरूर देखें। क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, ये सब तुम्हारे इंपॉर्टेंट थे। अब आपसे पूछा गया था, देखो सीवेज ट्रीटमेंट का यूनिट जरूर पढ़ के जाएं, एक नजर मार के जरूर जाएं, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट को जरूर मार के जाएं नजर। आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट होते हैं, आप जानते हैं। तो प्रिलिमिनरी में क्या क्या आप करते हैं, प्राइमरी में क्या क्या करते हैं, इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा सा हल्का सा देख के जाएं जरूर, ये पूछा गया था, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं भाई। रीजनिंग में मैंने जो देखा है, तो रीजनिंग में आपका पूछा गया है जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का। तो सीटिंग अरेंजमेंट में एक लॉजिक को याद रखिएगा, अगर आपसे कुछ देखा नहीं गया है कि आपका
किस तरफ फेस है, तो आप हमेशा नॉर्थ फेस मान के चलेंगे और उसके हिसाब से दिमाग लगाएंगे। ब्लड रिलेशन, डाइस का भी देखिएगा, बहुत सारे तरीके हैं डाइस के भी, है ना। डाइस के भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया, जैसे मैं कहूँ डाइस का भी एक तरीका है, जो सिंपल वाला जो पूछा गया था वही मैं बता रहा हूँ। डाइस का आपका जैसे कि आपसे बोला गया था कि 1 2 4 ऐसे दिया है या 3 दिया है ऐसा, और एक और डाइस दिया है ऐसा दिया आपका कि यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, इधर 3 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन देखना होता है, या इसको इधर बोल दो आप 3 को, 3 इधर बोल दो, इधर आप 5 बोल दो, ठीक है ना। इधर एक कॉमन दिया है, कॉमन दिया, तो इसका एक तरीका है कि जहां जो आपको कॉमन लिख रहा है उससे क्लॉक वाइज चल लो, तो 3 2 4 इसी से क्लॉक वाइज चल दो, 3 6 5, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2 के अपोजिट कौन है, या आपसे पूछा जाएगा कि 5 का अपोजिट कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि 5 का अपोजिट कौन है, तो आप कहेंगे कि सर 5 का अपोजिट यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन याद करने हैं। नेक्स्ट आपसे डियर स्टूडेंट डाइस के बाद मिरर इमेज पूछा गया, मिरर इमेज में तो दिमाग लग ही जाएगा, ठीक है ना। मिरर इमेज के पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका जो है ट्रायंगल के पूछे गए हैं, तो ट्रायंगल का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, छोटे मोटे जो आए हुए हैं। ट्रायंगल का जो है कुछ ऐसा है, अगर आपके यहाँ पर इसी से कट हो रहा है, अगर ऊपर से कट हो रहा है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है, 1 2 3 4 कर दो, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 कर दो, 3 और 3 6 और 4 10 आ जाएंगे, 10 ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करना है। और यहीं पर अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो तब क्या करोगे सर, माना ये है, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तब क्या करोगे, तो इसका क्या करना है, पहले 1 2 3 मान लो, है ना, 1 2 3 पहले इसके हिसाब से कर लो, तो 1 + 2 + 3 कर दिया आपने, है ना। फिर इसको 1 2 3 इसको भी मान लो, तो उसको दोनों को जोड़ देना, फिर तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। तो ये तो हो गई बातें भाई आपकी रीजनिंग। अब देखो मैंने आप जीएस से भी पूछा, 2-4 बच्चों को जीएस के जो क्वेश्चन याद थे, तो एक तो पूछा गया था आर्टिकल 32 क्या होता है, आर्टिकल 32 पूछा गया था, है ना जीएस में। कैग पूछा गया था, कैग कौन है अभी, तो भाई गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 19 कौन है, आर्टिकल 19 के भाग पूछे गए थे, तो आर्टिकल 19 के आपके 6 भाग हैं भी, है ना। तो जीएस में तो आप कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते ना, लेकिन बोल सकते हैं आप तो रीजनिंग में बोल सकते हैं, और रीजनिंग के बाद आप बोल सकते हैं किसमें, रीजनिंग के बाद आप इसमें बोल सकते हैं जो हमारे हाथ में है टेक्निकल में। टेक्निकल में तो हम बोल ही सकते हैं भाई बहुत कुछ अच्छे से, यस और नो। तो जो चीज़ आप बोल सकते हैं जिसमें, उसको पढ़ो जरा बढ़िया से। तो ये सारा मैंने कंक्लूड आपको कर दिया है। इसके अलावा भी आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको पढ़ के जाना है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए, किसी को भी अगर डाउट होता है, किसी को भी डाउट या किसी भी चीज़ की कोई दुविधा है, इस टेबल को याद करके जरूर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और टेलीग्राम में जुड़े, सिविल इंजीनियरिंग JE&AE हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अगर आप किसी चीज़ का कोई अगर बात विमर्श करना चाहते हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।